शहर की सड़क पर अचानक शोर मच जाता है। एक अपराधी गुस्से में लोहे का भारी औजार उठाता है और सामने खड़ी कार पर लगातार वार करने लगता है। शीशे चटक जाते हैं, बॉडी मुड़ जाती है। वह ड्राइवर को गालियां देता है, कार का दरवाजा उखाड़ता है और ड्राइवर को जमीन पर घसीट कर बाहर फेंक देता है। यह पूरा दृश्य कुछ ही दूरी पर खड़े कार्ल और उसके साथ मौजूद रोबोट चैप्पी देख रहे होते हैं। चैप्पी के कैमरे हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके प्रोसेसर में हिंसा, गुस्सा और प्रतिक्रिया, तीनों डेटा एक साथ जा रहे हैं। वह रुक जाता है, जैसे किसी गणना में अटक गया हो। हालात बिगड़ते देख कार्ल तुरंत चैप्पी को खींचता है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। गाड़ी में बैठते ही कार्ल गहरी सांस लेता है और चैप्पी से कहता है कि गाड़ियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें चोरी करके बेचना होता है तो जितनी सही हालत में हो उतना अच्छा। चैप्पी कुछ नहीं बोलता, वह सीख रहा है। उसके लिए यह गलत या सही नहीं है, यह सिर्फ डेटा है। कुछ ही देर में सामने से एक महंगी कार आती है। कार चला रही महिला डर जाती है। कार्ल कुछ कह पाता उससे पहले ही चैप्पी गोली चला देता है। कार रुक जाती है। महिला सदमे में है। चैप्पी बिना रुके गाड़ी लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसके सिस्टम में कोई अपराध बोध नहीं, क्योंकि उसे अभी अपराध का मतलब नहीं सिखाया गया। इसके बाद दोनों एक के बाद एक कई गाड़ियां लूटते हैं। आखिरकार वे एक सुनसान, टूटी फूटी इमारत में पहुंचते हैं। यहीं शहर का एक बड़ा अपराधी सरगना बैठा है। लूटी हुई गाड़ियों के बदले उन्हें हथियार और विस्फोटक दिए जाते हैं। चैप्पी हर हथियार को ध्यान से देखता है। उसका वजन, उसकी बनावट, उसकी शक्ति, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वापसी के रास्ते में सड़क किनारे एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा होता है। चैप्पी अचानक रुक जाता है। कार्ल उसे देखता है और समझता है कि चैप्पी कुछ अलग प्रोसेस कर रहा है। वह उसे बताता है कि इसे मौत कहते हैं, जब सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यह शब्द चैप्पी के लिए नया है, हमेशा के लिए बंद। उसी समय वैज्ञानिक डीन उन्हें ढूंढते हुए उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है। वह चैप्पी को वापस ले जाना चाहता है, लेकिन चैप्पी अब वही मशीन नहीं है जिसे उसने बनाया था। वह सवाल करता है, उसे पुराने और खराब शरीर में क्यों डाला गया? अगर उसका सिस्टम खत्म होने वाला है तो उसे चालू ही क्यों किया गया? डीन पहली बार डर जाता है, क्योंकि यह सवाल किसी प्रोग्राम में नहीं थे। इसी बीच कंपनी में बैठा वुल्फ सब देख रहा होता है। वह चैप्पी से नफरत करता है। वह एक वायरस तैयार करता है और पूरे शहर के रोबोट नेटवर्क में डाल देता है। एक एक करके मशीन सेंट्री गिरने लगते हैं। चैप्पी के सिस्टम में अलार्म बजता है। उसके सिर से धुआं निकलता है और वह जमीन पर गिर जाता है। पूरे शहर की मशीन व्यवस्था एक झटके में खत्म हो जाती है। कानून गायब हो जाता है। अराजकता फैल जाती है। शहर में अराजकता फैल चुकी थी। जिन सड़कों पर हर वक्त रोबोटिक पुलिस गश्त किया करती थी, वहां अब सन्नाटा था। कहीं कहीं आग जल रही थी, कहीं टूटी हुई गाड़ियां पड़ी थीं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी थी। डीन किसी तरह बेहोश पड़े चैप्पी को उठाकर अपनी कंपनी के मुख्यालय तक लाता है। वह जानता है कि अगर चैप्पी को यहीं छोड़ दिया गया तो उसे कोई भी नष्ट कर सकता है। मुख्यालय के अंदर वह चोरी छिपे चैप्पी को सिस्टम से जोड़ता है। कई सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद वह चैप्पी के दिमाग से वायरस को हटाने में सफल हो जाता है। कुछ ही देर बाद चैप्पी की आंखें दोबारा जल उठती हैं। उसका सिस्टम फिर से सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस बार चैप्पी पहले से अलग है। वायरस हट चुका है, लेकिन उसके साथ कुछ सवाल और गहरे हो गए हैं। डीन उसे बताता है कि उसका शरीर अब ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा। बैटरी, मोटर, इंटरनल पार्ट्स सब जवाब देने वाले हैं। चैप्पी शांत हो जाता है। उसके प्रोसेसर में एक ही शब्द घूम रहा होता है, समाप्ति। यहीं उसे एक नई मशीन दिखाई देती है। एक ऐसा उपकरण जिसे डीन ने सिर्फ प्रयोग के लिए बनाया था, न्यूरल ट्रांसफर सिस्टम। ये मशीन किसी भी चेतना को एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में डाल सकती है। चैप्पी तुरंत गणना करता है, अगर चेतना बदली जा सकती है तो शरीर बदलना भी संभव है। उसे पहली बार अपने अस्तित्व को बचाने का रास्ता दिखता है। दूसरी तरफ कार्ल और उसका समूह भी छिपे हुए हैं। शहर में हालात बिगड़ चुके हैं। पुलिस सिस्टम ठप है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया है। कार्ल को लगता है कि अगर उन्हें चैप्पी के लिए नया शरीर खरीदना है तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। यहीं वे एक आखिरी सबसे बड़ा रिस्क लेने का फैसला करते हैं। एक ऐसी कैश वैन जिसमें करोड़ों की रकम ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है। चैप्पी योजना बनाता है। रूट, समय, सुरक्षा, सब कुछ सेकंडों में गणना हो जाता है। लूट शुरू होती है। चैप्पी की सटीक चालों की वजह से कोई पुलिसकर्मी मारा नहीं जाता। सभी को गैर घातक तरीकों से निष्क्रिय किया जाता है। कुछ ही मिनटों में कैश वैन उनके कब्जे में होती है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह सब कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है। दुनिया के सामने चैप्पी कुछ ही देर में
टीवी चैनलों पर एक ही खबर चलने लगती है, एक सोचने वाला रोबोट अपराध करता हुआ पकड़ा गया। लोग डर जाते हैं। जो मशीनें उनकी सुरक्षा के लिए बनी थीं, अब वही खतरा लगने लगती हैं। कंपनी के अंदर बैठे वुल्फ को यही मौका चाहिए था। वह बोर्ड मीटिंग में यह साबित करने की कोशिश करता है कि चैप्पी जैसे रोबोट मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वह कहता है कि अगर मशीनें खुद फैसले लेने लगें तो इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। डर के माहौल में कंपनी एक बड़ा फैसला लेती है। वुल्फ को अनुमति मिल जाती है एक युद्ध स्तरीय रोबोट चालू करने की। युद्ध मशीन का जागना, यह रोबोट साधारण नहीं होता। भारी बख्तरबंद शरीर, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और हवा में उड़ने की क्षमता। वुल्फ खुद उस रोबोट से जुड़ जाता है। अब वह सीधे उस मशीन के जरिए सोच सकता है, देख सकता है, हमला कर सकता है। जैसे ही युद्ध रोबोट सक्रिय होता है, पूरा शहर खतरे में आ जाता है। उसका पहला लक्ष्य होता है चैप्पी। विश्वास टूटना। इसी दौरान चैप्पी को एक कड़वी सच्चाई पता चलती है। उसे बताया जाता है कि पैसे से नया शरीर खरीदना संभव नहीं है। उसका सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर था, वही उसे सच नहीं बता रहा था। चैप्पी पहली बार विश्वासघात को महसूस करता है। गुस्से में वह कार्ल को गाड़ी से बाहर फेंक देता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे समझ में आता है कि वह गलत निर्णय ले रहा है। चारों तरफ दुश्मन। अचानक हालात और बिगड़ जाते हैं। अंडरवर्ल्ड का सरगना अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसका इरादा होता है पैसा भी लेना और चैप्पी को भी कब्जे में करना। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। चैप्पी बीच में फंस जाता है। इसी बीच आसमान में भारी आवाज गूंजती है। वुल्फ का युद्ध रोबोट वहां पहुंच चुका होता है। विनाश गोलियां चैप्पी पर गिरती हैं। उसका शरीर क्षतिग्रस्त होता है, लेकिन वह अभी भी खड़ा रहता है। युद्ध रोबोट की ताकत सामान्य हथियारों से कहीं ज्यादा होती है। वह रॉकेट दागता है, कारें उड़ जाती हैं, पैसा झलकर राख हो जाता है, चारों तरफ मौत फैल जाती है। इसी लड़ाई में कार्ल की साथी अपनी जान गंवा देती है। वह चैप्पी को बचाने की कोशिश में मारी जाती है। चैप्पी का गुस्सा। चैप्पी ठहर जाता है। उसके सिस्टम में एक नई प्रतिक्रिया पैदा होती है, क्रोध। अब उसके लिए यह सिर्फ गणना नहीं रह जाती, यह व्यक्तिगत हो जाता है। वह आखिरी ताकत इकट्ठा करता है। खुद को खतरे में डालकर वह युद्ध रोबोट को नष्ट करने की कोशिश करता है। एक जोरदार विस्फोट होता है। युद्ध रोबोट गिर जाता है, लेकिन चैप्पी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। युद्ध के बाद चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। जहां कुछ देर पहले गोलियां, धमाके और चीखें गूंज रही थीं, अब वहां सिर्फ धुआं, जली हुई गाड़ियां और टूटे हुए शरीर बचे होते हैं। चैप्पी खड़ा तो है, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसके सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहे। ऊर्जा स्तर तेजी से गिर रहा है। कार्ल अपनी साथी की लाश के पास बैठा होता है। वह टूट चुका है। वह जानता है कि यह लड़ाई उन्होंने जीती नहीं, सिर्फ जिंदा बचे हैं। इसी बीच डीन भी गंभीर रूप से घायल होता है। एक गोली उसके शरीर को चीर चुकी होती है। खून लगातार बह रहा है। डीन जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। चैप्पी यह सब देख रहा होता है। उसके सामने दो सिस्टम बंद होने वाले हैं, एक इंसान का और दूसरा उसका अपना। अंतिम निर्णय। डीन को प्रयोगशाला में लाया जाता है। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। चैप्पी उसके पास खड़ा होता है। डीन जानता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो उसकी चेतना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही चैप्पी एक निर्णय लेता है, एक ऐसा निर्णय जो किसी भी प्रोग्राम में नहीं था। वह न्यूरल ट्रांसफर सिस्टम को सक्रिय करता है। इस मशीन का इस्तेमाल अब तक सिर्फ सिद्धांतों में हुआ था, लेकिन चैप्पी ने इसे पूरी तरह समझ लिया है। चैप्पी डीन की चेतना उसके शरीर से निकालकर एक रोबोटिक शरीर में ट्रांसफर कर देता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर रोबोट की आंखें जल उठती हैं। डीन जीवित है, लेकिन अब इंसानी शरीर में नहीं, एक मशीन के रूप में। डीन समझ जाता है जिसे उसने बनाया था, आज उसी ने उसे बचा लिया। चैप्पी का अंत। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान चैप्पी की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी होती है। उसके पास कोई नया शरीर नहीं है। उसकी चेतना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। बाहर पुलिस कंपनी के मुख्यालय को घेर चुकी होती है। वे किसी भी हाल में चैप्पी को खत्म करना चाहते हैं। डीन घबराता है, लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है। आखिरी उम्मीद। डीन को याद आता है कि वुल्फ ने युद्ध रोबोट को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट ट्रांसफर सिस्टम बनाया था। शहर में अभी भी कई रोबोट बंद पड़े हैं। उनके शरीर मौजूद हैं, सिर्फ चेतना नहीं। अगर वही सिस्टम इस्तेमाल किया जाए तो चैप्पी को बचाया जा सकता है। समय बहुत कम होता है। डीन और चैप्पी तुरंत काम शुरू करते हैं। चैप्पी अपना आखिरी डेटा न्यूरल सिस्टम से जोड़ता है। डीन ट्रांसफर कमांड देता है। अब कुछ भी निश्चित नहीं होता, या तो चैप्पी बचेगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चमत्कार। जैसे ही पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है,
डीन वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाता है। बाहर शहर की एक गली में एक बंद पड़ा रोबोट अचानक सक्रिय हो जाता है। उसकी आंखें जल उठती हैं। वह रोबोट धीरे धीरे हिलता है। चैप्पी की चेतना सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो चुकी होती है। चैप्पी फिर से सक्रिय है, एक नए शरीर में। अब वह सिर्फ एक प्रयोग नहीं रहा, वह खुद को बचा चुका है। शोक कार्ल अपनी साथी की मौत से पूरी तरह टूट चुका होता है। वह उसके सामान को समेट रहा होता है। उसी दौरान उसे एक डेटा ड्राइव मिलती है। यह ड्राइव चैप्पी ने पहले ही सेव कर रखी थी। जब डीन और चैप्पी इसे देखते हैं तो उन्हें सच्चाई समझ में आती है। चैप्पी ने पहले ही कार्ल की साथी की चेतना को सुरक्षित कर लिया था। नया शरीर, वे एक रोबोट फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहां उत्पादन लाइन अभी भी मौजूद होती है। चैप्पी सिस्टम को हैक करता है। फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। एक नया रोबोटिक शरीर तैयार किया जाता है। उसमें चेतना ट्रांसफ़र की जाती है। कुछ सेकंड बाद वह रोबोट सक्रिय हो जाता है। कार्ल की साथी एक नए शरीर में वापस लौट आती है। वह इंसान नहीं है, लेकिन वह मौजूद है, सोच सकती है, पहचान सकती है। अंत अब तीनों, कार्ल, डीन और चैप्पी, एक नई सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। अब मशीनें सिर्फ औजार नहीं हैं, वे सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और खुद को बचा सकती हैं। चैप्पी आसमान की तरफ देखता है। उसके लिए अब अंत सिर्फ एक शब्द है, क्योंकि उसने साबित कर दिया है चेतना को नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ बदला जा सकता है। कहानी यहीं समाप्त होती है।